everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So let's continue with the topic of gametogenesis. हमने last class में gametogenesis start करके spermatogenesis cover कर लिया था and now we will continue with the next part of it, that is oogenesis. So just for a quick recall, हमने gametogenesis के बारे में पढ़ा था, spermatogenesis के बारे में पढ़ा था, इसकी cycle form करी थी and then we did all the terminologies and then हमने sperm का स्ट्रक्चर किया था. टुडे वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज oogenesis. ठीक वैसे ही जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था वैसे oogenesis करेंगे एंड इजी लगेगा आपको बहुत, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस आपने सीख लिया है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज oogenesis? oogenesis किसको कहते हैं बेटा? फीमेल गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं. किसको कहते हैं? फीमेल गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं. फीमेल का गैमेटोजेनेसिस यानी फीमेल का गैमीट बनना एंड द फीमेल गैमीट इज एग और ओवम, एग या ओवम. सो फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी फीमेल गैमीट का बनना यानी एग या ओवम का बनना ही कहलाता है oogenesis. oogenesis एग या ओवम का फॉर्मेशन कहलाता है. ठीक है, इसका भी साइट क्या होगा बेटा? लोकेशन क्या होगा? व्हाट इज द साइट ऑफ oogenesis? लोकेशन विल बी ovaries. Why? Because ovary is the female gonad और gonad में ही होता है प्राइमरी काम, that is गैमेटोजेनेसिस. फीमेल के गोनड में, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, दैट इज ओवरी में प्राइमरी काम होगा गैमेटोजेनेसिस यानी कि oogenesis. ठीक है, अब आते हैं कि ये स्टार्ट कब होता है. मेल्स में जैसे स्टार्ट कब हुआ था? प्यूबर्टी पे. बेटा ये oogenesis का जो प्रोसेस है ना, दिस स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेट. oogenesis स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक फीमेल जिसका अभी तक बर्थ भी नहीं हुआ है, वो अपनी मदर के वुम्ब में है, उसी टाइम पर उसकी वुम्ब में ही रहते वक्त जो उसकी ओवरीज हैं उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो चुका है. एक फीमेल के बर्थ से पहले ही उसकी ओवरीज में उसका oogenesis स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, बट प्यूबर्टी पे क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम पर, प्यूबर्टी पे आप सबको पता है गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ जाता है. प्यूबर्टी पर हाइपोथैलेमस से GnRH का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि FSH और LH का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होता है और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट को, पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल बनने को ही क्या कहते हैं? स्टार्ट होने को ही क्या कहते हैं? मेनार्के. हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर मंथ फिर ये साइकिल चलती रहती है. हर मंथ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती रहेगी और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो एक मंथ की साइकिल होती है, एक मंथ की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग मैच्योर हो जाता है, जिसने अपना oogenesis स्टार्ट कब कर लिया था? एम्ब्रियोनिक स्टेट पे. बट एम्ब्रियोनिक स्टेट पे जो oogenesis स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट होके फाइनल एग यानी फाइनल फीमेल गैमीट कब बनेगा बेटा? प्यूबर्टी पे. स्टार्ट हुआ था, रास्ते में अटक गया है, अरेस्ट हो गया है किसी स्टेज पे, और उसके बाद प्यूबर्टी पे ये सारी चीजें होने पर एक एग मैच्योर करेगा. ठीक है, एक एग एक ओवरी से मैच्योर किया, फिर अगले मंथ अल्टरनेट ओवरी से एक एग मैच्योर करेगा, फिर अगले मंथ पहली ओवरी से एक एग मैच्योर करेगा. इसलिए ऐसे ही हर मंथ अल्टरनेट ओवरी से एक एग मैच्योर करते हैं, यानी एक साल में 12 महीनों में 12 एग्स मैच्योर करते हैं, यानी कि एक ओवरी से 6 एग और एक ओवरी से 6 एग मैच्योर करते हैं. ठीक है, अब आते हैं, जैसे तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस में किया था ठीक वैसे यहां पर भी 3 फेजेस होते हैं बेटा. कौन से 3 फेजेस होंगे बता दो जरा जल्दी से. मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज क्या होगा? ग्रोथ फेज, और तीसरा फेज क्या होगा? मैच्योरेशन फेज. और बेटा ये मल्टीप्लिकेशन फेज बता दो फटाफट से, किससे हुआ था? मल्टीप्लिकेशन हुआ था बेटा माइटोटिक सेल डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस से. और मैच्योरेशन किससे हुआ था? मियोटिक सेल डिवीजन से, मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस से. तो इसमें भी यानी दोनों डिवीजन्स होंगे, दोनों तरह के सेल डिवीजन्स प्रेजेंट होंगे. कौन कौन से? माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों सेल डिवीजन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है,
अब ये तो बेसिक बात हो गई, और ऐसा कुछ डायग्राम भी आपको देखने को मिलता है जिसमें, अभी बताते हो ये डायग्राम, सब्र खाओ तुम, जिसमें हमने क्या किया था कि ओवरी जो होती है बेटा, ओवरी का याद करो, हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाया था, फिर हमने बोला था भैया इसकी लाइनिंग में भी ऐसे जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम या लार्ज राउंड सेल होती है। बट हमने और क्या बोला था कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, फीमेल के केस में हम इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते तो हैं, नाम तो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यही जर्म सेल बनाएगी, लेकिन फीमेल के केस में वो क्या हुआ, हमने ओवरी की लाइनिंग को जर्मिनल एपिथेलियम तो बोल दिया, क्योंकि मेल में भी हमने टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो लाइनिंग थी उसको हमने जर्मिनल एपिथेलियम बोला था। उससे तो सच्ची में जर्म सेल बनता है, उसमें तो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होने के बाद, मियोसिस होने के बाद सच्ची में स्पर्म बनता है। बट फीमेल में ये जर्मिनल एपिथेलियम फीमेल का गैमीट नहीं बनाती है, फीमेल में ये जर्मिनल एपिथेलियम कहते जरूर हैं बट ये फीमेल का गैमीट नहीं बनाती है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया था, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसके अंदर के पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। बाहर को क्या बोला था, ओवरियन कॉर्टेक्स, और अंदर को क्या बोला था, मेडुला। किसी भी चीज के पेरिफेरल स्ट्रक्चर को हम कॉर्टेक्स और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम मेडुला कहते हैं। याद करो मेडुला में हमने बोला था कि भाई कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, यानी सारी सप्लाईज होती है और खाली जगह में हम कनेक्टिव टिश्यू भर देते हैं। और इसके अलावा हमने बाहर क्या किया था, ऐसे एग बनाई थी बेटा, ये एग है, यानी एग कहाँ पर मैच्योर हो रही है, कॉर्टेक्स रीजन में। और याद करो बेटा कि हमने इस एग के बाहर एक फूल जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, हमने बोला था एग एक फूल के अंदर होती है जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकल। तो बेटा एक तो एग मैच्योर कर रहा है और दूसरा इसके बाहर की ये जो फॉलिकल है ये भी बड़ी होती जा रही है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और फिर बन जाती है ग्राफियन फॉलिकल। ये सब हम लिखेंगे, ठीक है। जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर फॉलिकल है। कहीं तुम ऐसे ही खुश हो जाओ, वाह जीएफ लिखा हुआ है, और तुमको अपनी जीएफ की याद आ जाए। दिस इज मैच्योर फॉलिकल, जीएफ इज ग्राफियन फॉलिकल। और ये स्ट्रक्चर को अब देखोगे तो तुम्हें सब समझ आएगा। दिस इज द ओवरी की लाइनिंग, ओवरी की लाइनिंग है ये, ठीक है, ओवरी की लाइनिंग है, ये ब्लड सप्लाईज है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स है, रेड कलर से आर्टरी और ब्लू कलर से वेन दिखाई है। उसके बाद देखो ये फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल, फिर ये और बड़ी हो गई, फिर इसमें ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रहा है तुमको बीच में। अभी हम इस फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर करेंगे। फिर ये देखो और बड़ी फॉलिकल बन गई जिसके अंदर एंट्रम दिख रहा है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम कहते हैं। परेशान मत होना, सिर्फ तुम्हें वर्ड्स से फैमिलियर करा रही हूं, अब ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, और ये बेटा फाइनल सबसे बड़ी फॉलिकल बन गई है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, GRAA है, ध्यान रखना, ग्राफियन फॉलिकल। एंड दिस इज एक्चुअली द मैच्योर फॉलिकल, सबसे मैच्योर फॉलिकल यही है। इतनी मैच्योर हो चुकी है कि अब ये फट जाती है और एग बाहर रिलीज होता है, जो हो जाता है जो इसके अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर जो एग रखा हुआ है वो बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाती है और इसके अंदर ये जो एग था ना, ये रहा एग, ये रहा एग, ये जो एग है ये एग मैच्योर कर रहा है और अब ये एग बाहर रिलीज हो गया है फीमेल गैमीट के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो पीछे का ये जो कचरा है, ये रहा है वो कचरा, इस कचरे को हम कहते हैं, ये जो पीछे का जितना भी रेमनेंट होता है ये बना लेता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है, जो फूल होता है वो पूरा फट जाता है, उसके अंदर का एग तो रिलीज हो गया, अब जितने भी फूल का वो स्ट्रक्चर, फॉलिकल का वो जो रेमनेंट बचा हुआ है वो क्या बना लेता है, ये ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझेंगे, तुम टेंशन मत लो। बस मैं तुमको रिवाइज करा रही थी कि हमने क्या पढ़ा था। ओवरी, ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जो कि फीमेल गैमीट नहीं बनाती है, बाहर कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है, कॉर्टेक्स में ये रखे होते हैं ओवरियन फॉलिकल्स, ओवरियन फॉलिकल्स। तो इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर एग है जो कि मैच्योर हो रहा है, ठीक है। अब हम एग की कहानी पहले पढ़ते हैं। किसकी कहानी पढ़ेंगे पहले? एग की कहानी पढ़ेंगे, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस किया है। तुम सिर्फ और सिर्फ अब क्या याद रखोगे, अंदर जो एग प्रेजेंट है ना वो याद रखोगे।
अच्छा नहीं, तुमने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम आपने ये तो बता दिया जर्मिनल एपिथेलियम से फीमेल गैमीट नहीं बनता, पर बनता किससे है? ये सेल पहली बार आई कहाँ से इसके अंदर? बेटा क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से तो नहीं बनता, जब इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं। मतलब एम्ब्रियो, ये जो फीटस है, ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत 3-4 मेम्ब्रेन्स अपने बाहर बनाता है। उसमें से एक होती है बेटा योक सैक। इसी चैप्टर में आगे तुम पढ़ोगे योक सैक के बारे में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। ये जो योक सैक होती है ना, इससे कुछ सेल्स निकलती हैं विच आर कॉल्ड एज पीजीसी। क्या कहते हैं इनको? पीजीसी। दिस इज प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये जो पीजीसी है बेटा, यही चला जाता है ओवरी के कॉर्टेक्स में बहुत सारा, ठीक है, और इसके बाहर फूल के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं फॉलिकल के, और फिर यही जो एग है ये डिवाइड करता है। तो जैसे मेल्स में क्या हुआ था, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल था जिसमें डिवीजन हुआ था, वैसे फीमेल्स में ये पीजीसी से कहानी स्टार्ट होती है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। फीमेल्स में ये जो कहानी स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? पीजीसी से। दिस इज पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिसकी प्लॉइडी अभी तक क्या है? 2n। क्या है? 2n। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पीजीसी को बहुत सारा डिवाइड कर देंगे जैसे हमने उसमें किया था मेल्स में, और अब इन सेल्स को हम बुलाएंगे ऊगोनिया। क्या बुलाएंगे? ऊगोनिया। इसमें से जिस ऊगोनिया का तुम शेप बढ़ा दोगे, साइज बढ़ा दोगे, इसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। दिस इज प्राइमरी oocyte। तुमने सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक क्या की है? मल्टीप्लिकेशन की है। यहां से यहां तक तुमने क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन किया है। फेज फर्स्ट, अभी लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो बेटा यहां से यहां तक तुमने माइटोसिस किया है, तो 2n का कंडीशन क्या रहेगा? 2n, बिकॉज माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल नहीं होता। और तुमने सिर्फ इसका साइज ग्रो किया है, तो प्लॉइडी तो वही सेम की सेम रहेगी, प्राइमरी oocyte 2n। जिसका साइज ग्रो कर गया है उसमें होगा बेटा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के बाद तुमको मिलती है 2 सेल। अब सुन, फीमेल के मियोसिस में डिफरेंस आपको पता है क्या है? फीमेल के मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2 तो होगा, पर जो एक सेल से 2 सेल बनती है वो सेम साइज की नहीं होती, इक्वल साइज की नहीं होती। इसीलिए हम बोलते हैं फीमेल्स में मियोसिस में अनइक्वल डिवीजन होता है, एक सेल छोटी और एक सेल बड़ी, ठीक है। जो सेल छोटी होती है उसको आप बोलते हो पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्योंकि पहली बार बनी है इसलिए आप इसको बोलोगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये वाली जो एक बड़ी सेल है ना, इसको आप बोलोगे सेकेंडरी oocyte। अब उसमें देखो डिफरेंस, तुमको बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस लिखने अपनी कॉपी में बहुत सारे, तो तुम बनाते रहो डिफरेंस दिमाग में। उसमें क्या था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले थे, यहां पर एक प्राइमरी oocyte से 1 सेकेंडरी oocyte मिलेगा, एंड अगेन प्लॉइडी क्या हो जाएगी? ये 2n था तो ये मियोसिस 1 हो गया। दिस इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद प्लॉइडी कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। सो प्लॉइडी विल बिकम n एंड n, यानी कि सेकेंडरी oocyte क्या है? n है, और फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या है? n है। दिस इज ऑल्सो n, ठीक है। ये भी n होगी, ये भी n होगी। बस अब इनको हम नाम अलग अलग देते हैं, इनके नाम बदल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बेटा इतना कम साइटोप्लाज्म है ना इसके पास, फर्स्ट पोलर बॉडी के पास, फर्स्ट पोलर बॉडी के पास इतना कम साइटोप्लाज्म है कि सर्वाइव नहीं कर पाता, डिजेनरेट कर जाता है। यानी कि सेकंड मियोसिस किस में होगा? इसमें होगा, सेकंड मियोसिस इसमें होगा, और फिर से एक सेल से 2 सेल मिलेगी, एंड दोबारा ये डिवीजन अनइक्वल डिवीजन है। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम मियोसिस 2 कर रहे हैं। दिस इज मियोसिस 2 and this is again an unequal division, so एक सेल छोटी मिलेगी और एक सेल बड़ी मिलेगी, ठीक। छोटी वाली सेल को फिर से क्या बोलोगे? पोलर बॉडी। बट ये तो अब दोबारा तुमको पोलर बॉडी मिली है ना, तो इसको क्या बोलोगे? सेकेंड पोलर बॉडी। एंड व्हाट विल बी द प्लॉइडी? ये n था, ये भी n रहेगा, ये भी n रहेगा, क्योंकि मियोसिस 2 में तो हमको n से n ही मिलता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, एक तरह से माइटोटिक डिवीजन होता है, बराबर रहती है प्लॉइडी, ठीक है। और ये जो बड़ी वाली सेल है, दिस इज कॉल्ड एज ooted,
ooted। और इसी को आप कह सकते हो हैप्लॉइड ओवम, हैप्लॉइड ओवम। बेटा देखो ओवम ना बहुत अच्छा वर्ड नहीं है। ओवम जब ग्राफियन फॉलिकल फटती है तब भी कहते हैं, ओवम यहाँ पे भी कहते हैं। तो ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलो ये कौन सा ओवम है, हैप्लॉइड ओवम है, जिसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, जिसकी प्लॉइडी रहेगी एन। और हैप्लॉइड ओवम को ही हम कहते हैं ooted। हैप्लॉइड ओवम इज कॉल्ड एज ooted। दिस इज द फाइनल सेल जिससे स्पर्म सेल फ्यूज करेगी इसी ooted से। इसी ooted के अंदर ये जो एन साइटो एन न्यूक्लियस है ना, इसी एन न्यूक्लियस से स्पर्म का एन न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और फिर जाके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी हमने सेम वैसे ही किया है जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में किया था। एक मिनट, देखो इसमें भी आप क्या बताओगे, यहां से यहां तक फर्स्ट फेज चला है मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन बता दो बेटा किससे हुआ है। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, माइटोसिस, माइटोसिस। ठीक है, एंड देन कम्स द सेकेंड फेज, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द सेकेंड फेज कॉल्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ किसकी हुई है, oogonia की। किसमें हुई है, प्राइमरी oocyte में। मल्टीप्लिकेशन किसकी हुई है, पीजीसी की। किसमें, oogonia में। प्लॉइडी 2n से 2n, प्लॉइडी 2n से 2n। एंड देन यहां से लेकर यहां तक की जो सिचुएशन है जब तक ooted नहीं बन जाता, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। क्या कहते हैं इसको, मैच्योरेशन। एंड दिस मैच्योरेशन टेक्स प्लेस थ्रू विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोटिक सेल डिवीजन से होता है, जिसमें मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई। अब आपके क्वेश्चंस बदल जाएंगे। यहां पर क्या होगा, एक प्राइमरी oocyte से आपको एक ही सेकेंडरी oocyte मिलेगा। ठीक है, एक प्राइमरी oocyte से आपको, एक प्राइमरी oocyte से एक ही ooted मिलेगा, एक ही egg cell मिलेगा, वन ooted। वहां पर तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म मिल रहे थे, यहां एक प्राइमरी oocyte से एक ooted मिलेगा। और एक सेकेंडरी oocyte से भी, एक सेकेंडरी oocyte से भी आपको एक ही ooted मिलेगा। ठीक है, तो एक से ये एक, ये एक से ये एक, ये एक से ये एक। ठीक है, एक oogonia से भी, एक oogonia से भी आपको एक ही ooted मिलेगा, एक oogonia से एक प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो अगर 4 ooted पूछेगा यानी 4 प्राइमरी oocyte से मिलेगा। हाँ, वो क्वेश्चन सेम है। मियोसिस 1 किस में होगा, प्राइमरी oocyte में। मियोसिस 2 किस में होगा, सेकेंडरी oocyte में। मियोसिस 1 के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। मियोसिस 2 के बाद क्या बनेगा, ooted बनेगा। पर ये प्रोसेस सारा का सारा स्टार्ट आपको पता है कब हो गया था, स्टार्ट, एंड नहीं बोल रही हूँ, एंड पे नहीं पहुंचे। स्टार्ट कब हो गया था बेटा, जब फीमेल का बर्थ नहीं हुआ था। ये डायग्राम अच्छे से ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, PGC, then oogonia, then primary oocyte, then secondary oocyte, then ooted। अब हम इसको ना एज वाइज पढ़ेंगे कि किस टाइम पर कौन सी चीज हुई। इसी डायग्राम को आपको एक बार मैंने बता दिया क्या होने वाला है, कौन कौन सी सेल बनने वाली, क्या प्लॉइडी है, कौन कौन से डिविजन्स का हो रहे हैं। अब हम इसको किस फॉर्म में पढ़ेंगे कि देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, PGC जो कि होता है 2n। इससे क्या बन गया बेटा, oogonia। क्या बन गया, oogonia। ये भी क्या होता है, 2n। अब ये सब तुमको पता है, अब तो हम कुछ और सीख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं हर चीज अब लिख नहीं रही हूँ दोबारा। ठीक है, oogonia ने बेटा ग्रो किया, oogonia ने ग्रो किया और ग्रो करके बनाया प्राइमरी oocyte। ग्रो करके क्या बनाया, प्राइमरी oocyte, जिसकी भी प्लॉइडी क्या है, 2n। ठीक है, अब इस oogonia ने मियोसिस 1 स्टार्ट किया। This oogonia starts meiosis 1। मियोसिस 1 स्टार्ट करती है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है, प्रोफेज 1 तक। प्रोफेज 1 में भी फेजेस होते हैं, किस तक पहुंचती है बेटा, डिप्लोटीन फेज तक। डिप्लोटीन फेज तक पहुंच गई और यहां पे अरेस्ट हो गई, अरेस्ट हो गई यहां पर। सो प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स मियोसिस 1। मियोसिस 1 किस में होता है, प्राइमरी oocyte में। देखो मियोसिस 1,
जिसके बाद ये 2 सेल बननी है। पर बेटा अब ये 2 सेल बनी नहीं, इसने मियोसिस 1 स्टार्ट किया एंड इट गॉट अरेस्टेड एट द डिप्लोटीन फेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, और अभी तक इस लड़की का बर्थ नहीं हुआ है। अभी तक ये सारी कंडीशन कब चल रही है बेटा? फीटल कंडीशन में। ये मदर की ओवरी है और मदर की ओवरी में ये एक फीटस है। पता चला कि ये फीटस क्या है? फीमेल है। तो इसके अंदर बेटा बन रही होंगी ओवरी, यहाँ पर योग सैक से कुछ सेल्स टूट के आ गई पीजीसी, और इन्होंने अभी इस बच्ची के बर्थ होने से पहले ही ओगोनिया बना लिया, प्राइमरी oocyte बना लिया, और तो और मियोसिस 1 स्टार्ट भी कर दिया। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन तक पहुंच भी गए, अब जाके अरेस्ट हो गए, और तब जाके बेटा इस बच्ची का बर्थ हुआ। यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में अब बेटा बर्थ हुआ, यानी कि इसके बर्थ के टाइम पर इसकी ओवरी में कौन सी स्टेज चल रही थी? बर्थ के टाइम पर एक फीमेल की ओवरी में कौन सी स्टेज चल रही है? द oocytes आर अरेस्टेड एट द डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, प्राइमरी oocyte बर्थ के टाइम पर क्या मिलेगा? बर्थ के टाइम पर मिलेगा ओवरी में प्राइमरी oocytes arrested at डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ कोर्स प्रोफेज 1 लिख दिया तो पता ही है मियोसिस 1 की ही बात हो रही है। ठीक है, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, इसी वाले फॉर्म में ही बेटा इसका चाइल्डहुड आ गया। इसको पता नहीं है इस बच्ची को कि ये स्कूल जा रही है और इसके ओवरी में ऑलरेडी ऐसे प्राइमरी oocyte रखे हुए हैं जिन्होंने अपना मियोसिस 1 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्यूबर्टी आती है। क्या आती है? प्यूबर्टी। तो बेटा इस बच्ची का बर्थ हुआ, तब इसके पास बहुत सारे प्राइमरी oocytes हैं। ये बनते तो मिलियंस में हैं, पर बर्थ तक लैक्स में रह जाते हैं। बर्थ तक ये प्राइमरी oocyte लैक्स में रह जाते हैं, पर ओवरी लैक्स में है। अब उसके बाद उसकी जब तक प्यूबर्टी आती है ना, तो बर्थ पे प्राइमरी oocyte है, चाइल्डहुड पे वही प्राइमरी oocyte पड़े हुए हैं, प्यूबर्टी आ गई वही प्राइमरी oocyte पड़े हुए हैं। प्यूबर्टी के टाइम पर 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। एक ओवरी के अंदर, पर ओवरी की बात कर रहे हैं हम, एक ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज प्रेजेंट। तो जब प्यूबर्टी आती है तो फीमेल की एक ओवरी में ऐसे वाले प्राइमरी oocytes 60 to 80,000 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होगा? प्यूबर्टी के टाइम पर हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन्स निकालेगा, जिसके कहने पर FSH आएगा, जिसके कहने पर LH आएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। जब ये काम होगा, ठीक है, जब ये काम होगा, एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। एक ही चार्ट में मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर सिखाती हूँ। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। कहाँ से? पीजीसी से। ठीक है, पीजीसी ओगोनिया प्राइमरी oocyte, देन मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ और उस स्टेज में बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी हो गया। मतलब बेसिकली हो क्या रहा था? बर्थ से, चाइल्डहुड में से, प्यूबर्टी में, यहाँ से यहाँ तक में ये जो प्राइमरी oocytes थे ना, ये सड़ रहे थे। बर्थ हुआ, बर्थ से और सड़ने शुरू हुए चाइल्डहुड तक में, और प्यूबर्टी तक सड़ने के बाद कितने बच गए? 60 to 80,000 इन ईच ओवरी। कहाँ पर? एक ओवरी में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एट्रेसिया। इसको क्या कहते हैं? एट्रेसिया। जब ये फॉलिकल्स, ये oocytes सड़ते रहते हैं। ठीक है, तो एक बच्ची छोटी थी, स्कूल जा रही थी, उसको नहीं पता है उसकी ओवरी में इतने सारे एग्स रखे हैं जो सड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी पे इन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा? ये जो मियोसिस 1 अटका हुआ था, अब ये पूरा हो जाएगा, और पूरा होके 2 सेल बनेगी। एक छोटी सेल जो कि N होगी, जिसको आप बोलोगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक बड़ी सेल बनेगी बेटा जिसको आप बोलोगे, जो भी N होगी, और इसको आप बोलोगे सेकेंडरी oocyte। ये काम कब होगा? प्यूबर्टी पे। इतनी सारी एग्स में से कोई एक एग होगी जो अब प्यूबर्टी पर अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगी। तो प्यूबर्टी पे होगा मियोसिस 1 कंप्लीट्स।
मियोसिस 1 स्टार्ट कब हुआ था? मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, बट ये मियोसिस 1 कंप्लीट कब होगा? ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा बेटा प्यूबर्टी पे। कब कंप्लीट होगा? प्यूबर्टी पे, ठीक है। इसी टाइम पर तुरंत की तुरंत ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा। मियोसिस 2 तुरंत की तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होकर ये पहुंच गया है बेटा मेटाफेज 2 में। कहाँ पहुंच गया है? मेटाफेज 2 में। और इस पर अरेस्ट हो गया। इनको बड़ा अच्छा लगता है अरेस्ट होना, भाई दोबारा अरेस्ट हो गए। ये नहीं कि पूरा डिवीजन पूरा कर लें और हमारी लर्निंग को थोड़ा इजी कर दें, ऐसा नहीं। तो बेटा प्यूबर्टी पे मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ इनमें से किसी एक एग का, और फिर मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, मेटाफेज 2 पे गया और अरेस्ट हो गया। अब इसके पास ना दो सिचुएशन है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ या यहीं पर कोशिश करती हूँ। देखो एक नहीं, यहाँ से पूरा लिख देती हूँ आपको यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखो एक सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्टेड है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, और मेटाफेज 2 लिख दिया है बेटा, तो ऑफ कोर्स मियोसिस 2 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंडरी oocyte जो कि मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हो रखा है, इसके पास दो सिचुएशंस होती हैं। इसके पास बेटा दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। प्यूबर्टी पे मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ और अरेस्ट हो गया। अब दो सिचुएशन है। एक तो बेटा मान लो स्पर्म नहीं है उस टाइम पर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर स्पर्म नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये एज इट इज डीजेनरेट कर जाएगा, अपनी आगे मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करेगा, ये डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है जब ये अटका हुआ है और उस टाइम पर स्पर्म अगर प्रेजेंट हो, यानी फर्टिलाइजेशन सिंगैमी का प्रोसेस हो, फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी का प्रोसेस हो, तो ये जो oocyte है ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में देखो मियोसिस 1 में 2 सेल बनी थी, मियोसिस 2 में भी 2 सेल बनेगी। तो दिस सेकेंडरी oocyte which is arrested at the stage of metaphase 2 of meiosis 2 completes meiosis 2। मियोसिस 2 जो स्टार्ट तो यहाँ पे हो गया था, एंड तभी होगा अगर फर्टिलाइजेशन होगी। मियोसिस 2 कंप्लीट तभी होगा अगर स्पर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। और ये वाली जो सेल है ये फिर से एक छोटी सेल यानी कि सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी, जिसकी प्लॉइडी है अगेन एन, ठीक है। और बेटा एक ऊटिड बनाएगी एन। ये ऊटिड हो जाएगा आपका हैप्लॉइड ओवम, जो कि फाइनली बनना था, और स्पर्म इससे फ्यूज करेगा। अब तुम बोलोगे कि मैम स्पर्म तो फ्यूज कर गया ना, अब बोल रहे हो स्पर्म इससे फ्यूज करेगा। ये अभी पूरी इस फर्टिलाइजेशन की डिटेल है जो हम सीखेंगे। एक्चुअली में इस ओवम के बाहर बहुत सारी लेयर्स होते हैं। स्पर्म अगर उससे एंटर करना शुरू किया तो अंदर ये जो सेल है ये सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटिड में टूट जाती है, और स्पर्म जब तक अंदर पहुंचता है उसको ऊटिड मिलता है और उससे फ्यूज करता है, ठीक है। बट आप इसमें बिल्कुल परेशान मत हो। अभी ये तो पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि ये क्या बोल रही है मैम, फर्टिलाइजेशन हो गई तब ऊटिड बनेगा जिससे स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी। ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगी। अभी आप क्या ध्यान रखोगे कि मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होगा अगर स्पर्म होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ऊटिड बनेगा, जो कि अगेन क्या है एन, और इसी एन से स्पर्म का एन जुड़ेगा और जाइगोट बनेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis का प्रोसेस, कि कैसे पीजीसी था, फिर ओगोनिया, बर्थ पे क्या होगा, चाइल्डहुड पे क्या होगा, प्यूबर्टी पे क्या होगा, कितने oocytes बचे हुए हैं, मियोसिस 1 कब स्टार्ट होता है, मियोसिस 1 कब कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 कब स्टार्ट होता है, और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 किस में होता है, मियोसिस 2 किस में होता है, कितनी सेल्स मिलती हैं, ये आपने इस डायग्राम से सीखा था। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर oogenesis एंड दिस गिव्स यू द आइडिया ऑफ एम्ब्रियोनिक कंडीशन। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहां से लेकर यहां तक सब क्या चल रहा है बेटा, फीटल लाइफ, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ,
फीटल लाइफ में ही पीजीसी आ गया, oogonia बन गया, प्राइमरी oocyte बन गया, उस पे अरेस्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि देखो हमने क्या पढ़ा, हम बोल रहे थे ये कुछ फॉलिकल्स होती हैं, हमने इसके अंदर की ये जो एग हैं इनके बारे में तो पढ़ लिया, अब इसके बाहर जो फूल है उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फूल के बारे में। तो तुम इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कंटिन्यू करूंगी बेटा फॉलिक्यूलोजेनेसिस से। ठीक है।